नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ कीतू चौहान। नमस्कार, 3 बजे की 3 बड़ी खबरों के साथ मैं हूं नैना यादव और मैं हूं आपके साथ ऋतु। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आज के वो मुद्दे आपके सामने रखते हैं, वो 3 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे फ्रीबीज को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने जो सख्त टिप्पणी की है, कोर्ट ने कहा है कि मुफ्त की चीजें दे देकर लोगों की आदत बिगाड़ी जा रही है। सरकारों को रोजगार सृजन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने सवाल उठाया कि राजस्व का 25% विकास पर क्यों नहीं खर्च हो सकता है। अब राज्यों से हलफनामा मांगने की बात भी कही गई है। और आज 3 बजे की जो दूसरी बड़ी खबर है वो है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए देखा गया। 7 साल से फरार गैंगस्टर महफूज उर्फ बॉबी कबूतर और उसकी गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार फरारी में नेहा उसकी मदद कर रही थी और हथियार सप्लाई कनेक्शन की भी जांच अब की जा रही है। इस पूरे मामले में अब कई बड़ी बातें सामने आ रही हैं। इस गिरफ्तारी से क्या लॉरेंस गैंग के भी बड़े राज खुलेंगे? तो तीसरी खबर है 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही यादव जी की लव स्टोरी से जुड़ी हुई, जिसके विवादों को लेकर अब ये फिल्म खिलती हुई नजर आ रही है। और विरोध के बीच पुलिस ने प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और कलाकारों पर मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि फिल्म में समाज की छवि गलत ढंग से दिखाई गई है। और अब बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म तय तारीख पर रिलीज होगी या विरोध के चलते रुक जाएगी। तो ये 3 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करेंगे और प्रमुख तौर पर क्या कुछ इसको लेकर चीजें सामने आ रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से जो मुफ्त रेवड़ियों को लेकर के जिक्र किया है, यानी कि फ्री बीज पर एक बार फिर से सख्त लहजे में सख्त टिप्पणी की है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत का कहना है कि राज्य घाटे में चल रहे हैं, इसके बाद भी कई सुविधाएं मुफ्त में दी जा रही है। खाने से लेकर बिजली और साइकिल तक राज्यों की तरफ से मुफ्त में बांटी जा रही है। जी हाँ, वही सीजीआई ने यह भी सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरह से फ्रीबीज दी जाती है उसका पूरा असर वहां की आम जनता पर भी पड़ता है। इस तरह की फिजूल खर्ची से देश का आर्थिक विकास भी बाधित होता है। दरअसल कोर्ट टिप्पणी कर रहा था तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम बनाम केंद्र सरकार मामले की सुनवाई के दौरान, लेकिन इस दौरान फ्रीबीज या मुफ्त में बांटी जाने वाली तमाम रेवड़ियों को लेकर, ऐसी तमाम योजनाओं के जरिए भी जिस तरह से बड़ा प्रभाव होता है उसको लेकर भी कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। और वहीं इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने यह भी कहा कि राज्य को रोजगार के अवसर खोलने के लिए काम करना चाहिए। हमने मुफ्त की शुरुआत साइकिल और भोजन से की और अब ये सीधे लोगों के खातों में नगद राशि के ट्रांसफर तक जा पहुंची है। तो देश की सबसे बड़ी कोर्ट ने टिप्पणी की कि कई राज्य घाटे में चल रहे हैं, फिर भी मुफ्त सुविधाएं बांटी जा रही हैं। और आप एक साल में जो राजस्व इकट्ठा करते हैं उसका 25% राज्य के विकास के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। राज्य को यह हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि उसे यह धनराशि कहां से मिलेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से किरण जुड़ गई हैं हमारे साथ। किरण, देखिए तस्वीर जो सामने आती है इसमें फ्रीबीज को लेकर, मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर के जो जिक्र किया जा रहा है और इसमें जो तल्ख टिप्पणी आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया है कि राज्य घाटे में चल रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार इस तरीके से अंबार लगाया जा रहा है फ्रीबीज का, जो कि अपने आप में बड़े सवाल के घेरे में अब है। बिल्कुल ऋतु, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ी और तल्ख टिप्पणी जो है फ्रीबीज को लेकर के की गई है। और जब मैं सुन रही थी कि आप लोग शुरुआती दौर में जो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया, तो आपने एक शब्द का मुफ्त की रेवड़ियां, और वाकई यही एक सबसे बड़ी वजह होती है जब लोग जो है एक तरह से कमाने या उसको लेकर के अपनी तरफ से एक कोशिश जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हमें सारी चीजें तो गवर्नमेंट की तरफ से मिली जा रही है, फ्रीबीज को तौर पर उन्होंने दे ही दे रहे हैं, हमें सिर्फ एक वोट इसको लेकर के करना है और वो अपना वोट जो है इसी फ्रीबीज के नाम पर दे देते हैं। अब यही सबसे बड़ी वजह है कि ये मामला जो है पहले भी कई बार उठा, कई बार कोर्ट की तरफ से इसको लेकर के तल्ख टिप्पणी भी की गई है कि कोई भी राज्य चुनावी दौर में जो है इस तरह से फ्रीबीज को ना बांटे। आप मुफ्त की रेवड़ियां यहां पर नहीं बांटेंगे, आप मुफ्त में कुछ भी चीजें देने का वादा जो है आप अपने मैनिफेस्टो में, अपने चुनावी दौर में भी जो है बिल्कुल नहीं करेंगे। और आज एक बार फिर से देखिए यही मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गरमाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये तल्ख टिप्पणी करते हुए बड़ी बात इसको कही कि राज्य सरकारें जो है अपने घाटे को इतना ज्यादा दर्शा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद किस तरह से यहाँ पर जो है। और किरण, क्या माना जाए, आने वाले समय में चुनाव होने हैं तो क्या एक बड़ा असर उन चुनावों पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा? उसमें हम देखेंगे कि फ्रीबीज को लेकर कुछ रोक लगती हुई दिखाई देगी।
बिल्कुल इस पर गीतो रोक तो लगनी ही चाहिए और बिल्कुल लगनी चाहिए, और आम जनता भी कभी ये नहीं चाहती। आप जब जाएंगे आम लोगों के बीच में और आप पूछेंगे फ्रीबीज को लेकर के, तो वो सीधे तौर पर इसी बात का जिक्र करते हैं, आप फ्री हमें चीजें नहीं दीजिए, आप मुफ्त में हमें कुछ मत दीजिए, आप हमसे काम करवाइए, आप हमें रोजगार दीजिए, हम जीते, हमारे पास में जो टैलेंट है आप हमारा उसका इस्तेमाल यहाँ पर करिए, हम जिस चीज के लिए एलिजिबल है वो काम आप हमें दीजिए, हमें नहीं चाहिए मुफ्त में कुछ भी चीजें। और लेकिन फिर भी यहाँ पर जो राजनेता है वो कहीं ना कहीं अपने चुनावी फायदे के लिए इस तरह से और जो है किरण, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि कोर्ट की तरफ से कहा भी यही गया कि देश का अगर या किसी भी राज्य का 25% की राशि जो फ्रीबीज के तौर पर दी जाती है, अगर वो आर्थिक विकास या फिर प्रदेश के विकास के लिए अगर इस्तेमाल की जाए तो तस्वीर बहुत ज्यादा जुदा होगी। क्यों ना बार बार जब इस तरह से फ्रीबीज या ये कहा जाए कभी नगद राशि के तौर पर, और हर राज्य में कोई पर्टिकुलर किसी एक पार्टी का या किसी एक राज्य की कहानी नहीं है, देश से लेकर दक्षिण से लेकर पश्चिम तक अलग अलग राज्यों में अलग अलग योजनाओं के नाम बदल जाते हैं, लेकिन कभी वो धनराशि के रूप में तो कभी किसी और वस्तु के रूप में लोगों को प्रलोभन के माध्यम से दिया जाता है। और यही वजह है कि अब ये भी एक बड़ी टिप्पणी की गई है कि लोग आखिर काम क्यों करेंगे जब उनको हर चीज मुफ्त में मिलती रहेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध कराए जाते। तो ये कहा जाए ये ओवरऑल हर एक राज्य, हर एक सरकार के लिए, हर एक पार्टी के लिए एक बड़ी टिप्पणी है। बिल्कुल, और बड़ी टिप्पणी, बड़ा संदेश यहाँ पर कोर्ट की तरफ से। लेकिन ये हमारे देश की विडंबना है। आपने नैना जिस तरह से एक एक चीज को बारीकी से यहाँ हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से, आप देखिए हाल फिलहाल का चुनाव हुआ अभी और 10,000 का जो है वो जिक्र हुआ था, उसमें दूसरी पार्टियां भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी जो है बड़ा ऐलान कर दिया कि 2-2 हजार 3-3 हजार जो है हम आपके खाते में डालेंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, कुछ दल जो है इस तरह से पैसे डालने की बात कहते हैं कि खटाखट जो है आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। तो यही फ्रीबीज है और यही खटाखट वाला बयान जो है किरण, आपने जब जिक्र किया हिमाचल प्रदेश का, तो उसमें सामने आ जाता है जब टॉयलेट सीट पर टैक्स लग जाता है। कर्नाटक में हम देखते हैं कि महिलाओं को लेकर के वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर जो फ्रीबीज दी जाती है उसमें किस तरीके से घाटा झेलना पड़ता है, और इसी को लेकर के सीजीआई भी कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा जितना खर्चा विकास परियोजनाओं के लिए होना चाहिए, नौकरियों के सृजन के लिए होना चाहिए, वो खर्चा यहाँ पर फ्रीबीज बांटने में इस्तेमाल हो रहा है। इसी वजह से तो टैक्स पर भी असर पड़ रहा है। नहीं, बिल्कुल सही ऋतु। यहाँ पर देखिए जो 25% का जिक्र यहाँ पर कोर्ट की तरफ से भी किया गया कि आप जो वो परसेंट फ्री में यहाँ पर देते हैं उसको आप विकास कार्यों में लगा सकते हैं। लेकिन मुझे संभवतः जो बातें समझ में आती है, या जब हम ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, या राजनेताओं के साथ भी जब हमारी मुलाकात होती है, तो मुझे लगता है कि फ्री बीज से उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत आसानी से जो वोट है वो उनके पाले में आ जाता है, और अगर वही रोजगार देंगे तो उसको देने में वक्त लगता है, और तब तक अगर सरकार बदल जाएगी तो उसका फायदा जो है दूसरी पार्टी को हो जाएगा। और यही बात है कि चाहे बात हाल ही में हमने बिहार के चुनाव देखे, हमने मध्य प्रदेश में देखा, राजस्थान में देखा, अब आने वाले वक्त में पश्चिम बंगाल में चुनाव है, महाराष्ट्र में चुनाव है, सभी जगहों पर फ्री की रेवड़ियां ही एक बड़ा योजना का एक हिस्सा हो जाता है, जो आने वाले वक्त को लेकर बड़ी चिंता की बात भी है। जानकारी के लिए हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए किरण आपका धन्यवाद। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात राजधानी दिल्ली की करते हैं। पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 साल से फरार चल रहे लॉरेंस बिश्नोई और हाशिम बाबा गैंग से जुड़े हुए गैंगस्टर महफूज उर्फ बॉबी कबूतर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड खुशनुमा अंसारी उर्फ नेहा भी पुलिस के हत्थे चढ़ी है। पुलिस के मुताबिक फरारी के दौरान नेहा बॉबी की हर तरह से मदद कर रही थी। उसके ठिकाने बदलवाने से लेकर गैंग मेंबर्स के बीच कम्युनिकेशन तक का काम वो संभालती थी। अब जांच एजेंसियां इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि गैंग में महिलाओं की एंट्री कितने बड़े स्तर पर हो चुकी है। और साथ ही जांच में यह भी दावा किया गया है कि फिल्म अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले शूटर्स को भी विदेशी हथियार जो है वो बॉबी कबूतर नहीं उपलब्ध करवाए थे। इस मामले में कई आरोपी पहले ही गिरफ्तार या उनका इनकाउंटर किया जा चुका है। अब सवाल ये कि क्या इस गिरफ्तारी से लॉरेंस गैंग के नेटवर्क और हथियार सप्लाई चेन के बड़े जो गहरे राज है वो खुलने वाले हैं, इसको लेकर क्या तस्वीर रहती है। और लॉरेंस गैंग की मैडम जहर अब क्योंकि गिरफ्तार कर ली गई है, इनके जरिए किस तरीके से परत दर परत जो है जो खुलासे हैं वो आने वाले हैं सामने। और साथ ही साथ इसको लेकर के भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा कि जो तमाम फायरिंग की घटनाएं सामने आती है या दिशा पाटनी के घर पर हुई फायरिंग को लेकर के तस्वीर आती है उसमें किसका हाथ है। बिल्कुल, और इसी को लेकर हमारे साथ संवाददाता रजनीश भी जुड़ गए हैं। रजनीश, तो देखिए लॉरेंस गैंग के नेटवर्क और हथियार सप्लाई चेन के बड़े राज खुलते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है ये?
देखिए कि तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए। बॉबी कबूतर की बात कर ली जाए या फिर आप जो है खुशनुमा जो अंसारी की बात कर ली जाए, तब ये दोनों लोग अहम कड़ी हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बॉबी कबूतर है ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट को हथियार सप्लाई करने वाला एक की मेंबर है। और बॉबी कबूतर जो है वो सलीम पिस्टल, जो भारत का सबसे बड़ा हथियारों का तस्कर था, जो आईएसआई के इशारे पे काम भी कर रहा था, उसे कुछ समय पहले भारत और नेपाल सीमा से गिरफ्तार किया जा चुका है। और बॉबी कबूतर की अगर बात कर ली जाए तो सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड से पहले जो रेकी की गई थी वो बताया जाता है बॉबी कबूतर ने ही की थी, और उसके बाद हत्यारों यानी कि गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा तक इसकी जानकारी पहुंचाई थी, जिसके बाद पूरे हत्याकांड की पटकथा लिखी गई। इसके अलावा दिशा पाटनी की अगर बात कर ली जाए तो दिशा पाटनी के घर पे जो फायरिंग हुई थी उसमें बताया जा रहा है कि उसमें जो शूटर्स के पास जो हथियार थे वो बॉबी कबूतर ने ही जो है मुहैया करवाए थे। बॉबी कबूतर के साथ 3 लोग गिरफ्तार हुए, उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो, और उसके अलावा शहजाद और मोहम्मद रजा, ये 4 लोग गिरफ्तार हुए महिपालपुर इलाके से। हालांकि अगर बात की जाए बॉबी कबूतर की तो बॉबी कबूतर काफी समय से फरार चल रहा था, जिसकी पुलिस को तलाश थी। और जो बॉबी कबूतर की जो गर्लफ्रेंड है नेहा, जैसे अगर बात की खुशनुमा अंसारी की अगर बात कर लिया, वो खुशनुमा अंसारी के नाम से भी उसे लोग जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जहां पर जो हाशिम बाबा गैंग का वर्चस्व है, हाशिम बाबा गैंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के साथ मिलकर काम करता है, और फिलहाल हाशिम बाबा जो है वो मंडोली जेल में बंद है। उसी जिले में जो खुशनुमा अंसारी ब्यूटी पार्लर का काम कर रही थी, और उसी की आड़ में गैंग से जुड़े हुए तमाम लोगों तक जो है वो चाहे वो कोई भी सामान कह लिया जाए या इंफॉर्मेशन कह ली जाए, उसको पास कर रहे थे। तो ये अहम कड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है इसमें कि अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग में जो पिछले कुछ समय की बात कर लिया तो लेडी डॉन्स की एंट्री काफी देखने को मिली है। चाहे आप पंजाब की दीपा के अरेस्टिंग की बात कर ली जाए, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हाशिम बाबा की पत्नी जोया की अगर बात कर ली जाए, क्योंकि हाशिम बाबा के जेल जाने के बाद जोया ही पूरा काम संभाल रही थी। और जो खुशनुमा अंसारी है ये पहले जोया के साथ मिलकर रजनीश, इसमें यही बात है कि इसमें फीमेल्स का जो जिक्र आ रहा है, फीमेल्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा देखा जाता है, और ये कहा जाता है कि इन्हें ट्रेस कर पाना या उन पर शक जताना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसका फायदा होना कहीं ना कहीं सामने आता है। और लॉरेंस गैंग को लेकर के, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, जोया को लेकर के, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में अन्य महिलाओं को लेकर के, जैसा उन्होंने जिस तरीके की जो कहा जाए ड्रग्स को लेकर के या हथियारों की सप्लाई को लेकर के सीधे तौर पर इस नेटवर्क में वो कैसे काम करती थी। अब ये जरा बताइएगा कि ये जो नेहा लड़की है, ये नेहा जो लेडी डॉन बताई जा रही है, इसको लेकर के क्या डिटेल मिली थी, क्या इनपुट मिला था जिसके जरिए पकड़ी गई है? देखिए दीपा के बारे माफ कीजिएगा नेहा के बारे में भी खुशनुमा अंसारी जिसे हम कह रहे हैं या लेडी डॉन जिसे हम कह रहे हैं उसके बारे में, और जो कबूतर है बॉबी कबूतर और इनका तीसरा साथी शहबाज और मोहम्मद रजा, इन चारों के बारे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को एक बिल्कुल सटीक टिप ऑफ मिली थी कि ये लोग महिपालपुर इलाके में आने वाले हैं। उसके बाद महिपालपुर के बॉर्डर का, दिल्ली का बॉर्डर क्रॉस करते हुए हरियाणा और गुरुग्राम की तरफ जाने वाले हैं, जिसके बाद ट्रैप लगाया गया सेल की तरफ से, और उसके बाद इन चारों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन खास बात यह है कि जब इनको गिरफ्तार किया गया था तब खुशनुमा अंसारी के पास से ड्रग्स की एक खेप भी मिली थी। और तो रजनीश इनकी गिरफ्तारी यानी कि कहा जाए टिप ऑफ के बाद में बड़ी कार्रवाई की गई। ड्रग्स का मिलना अपने आप में इस पूरे मामले को गंभीर बना देता है। लेकिन एक और बात जरा समझाइए, क्योंकि इस पूरे मामले में अब विदेशी तार भी कनेक्ट होते हुए नजर आ रखे हैं, आईएसआई से कनेक्शन, ये किस रूप से ये दर्शाता है कि भारत के अंदर ऐसे तमाम लोग आईएसआई के लिए कनेक्टेड हैं और कितने घातक हैं? क्या बातें और सामने आई हैं? देखिए नैना, अगर आप बात कर लीजिए आईएसआई की बात कर लीजिए तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि जब बैसरन घाटी में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके बाद तमाम यूट्यूबर्स के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हुई। कई यूट्यूबर्स जो है वो गिरफ्तार किए गए जो आईएसआई के संपर्क में थे, और आईएसआई जो है वो भारत में जो पाकिस्तान उच्चायोग है उसके अधिकारियों के साथ मिलकर भारत के जो यूट्यूबर्स हैं या भारत के वो लोग जो बेरोजगार हैं, जो जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, उनको ट्रैप में लेकर उनका माइंड वॉश करके भारत के खिलाफ ही एक्टिविटी में आईएसआई यूज करती है। ऐसे में जब सलीम पिस्टल को जब अरेस्ट किया गया था तो उसके ही लिंक में बॉबी कबूतर भी था, यानी कि अगर बात कर लिया तो इनडायरेक्टली बॉबी कबूतर भी आईएसआई से जुड़ा हुआ था। तो कहीं ना कहीं ये भारत की एजेंसीज के लिए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए ये बड़ी कामयाबी है। और अब बॉबी कबूतर
जो बात कर लिया खुशनुमा की बात कर ली जाए, या फिर शहबाज की बात कर लिया, या मोहम्मद रजा की बात कर लिया, जो चारों लोग अरेस्ट हुए हैं, इनसे अब पूछताछ होगी और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि क्या खुशनुमा अंसारी के जरिए जब बॉबी कबूतर को शेल्टर दिया जा रहा था, जो इंफॉर्मेशन पास की जा रही थी, वो इंफॉर्मेशन कहां से कहां जा रही थी, कौन इंफॉर्मेशन दे रहा था और किसके जरिए ये आगे की अपनी जो ऑपरेशन है उसको अंजाम देने वाले थे। बिल्कुल रजनीश, और क्या माना जाए, एक बड़ी कामयाबी ये अभी तो मिली है गिरफ्तारी से, लेकिन जो महिला गैंग इसमें लगातार सक्रिय है, कितने और नाम आने अभी बाकी हैं, और क्योंकि महिलाओं की एंट्री में साफ तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता है, कुल मिलाकर ये माना जाए कि नेक्सस बहुत बड़ा है और इसमें अगर फीमेल की एंट्री हो चुकी है तो ये जो पूरा गैंग है और भी बड़े स्तर पर काम कर रहा होगा। देखिए गीतू, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हालांकि अभी ऑफिशियली इस बारे में जानकारी नहीं दी है, लेकिन जो मेरे जो सोर्स हैं, जो इंडिया डेली के जो सोर्स हैं, उनकी अगर बात कर लिया तो उनके दिमाग पे जो है वो चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अभी तक कोई भी किसी भी गैंग में लेडी का इतनी बड़ी संख्या में मौजूद होना और उसके प्रूफ सामने आना, ये अपने आप में बड़ी बात सामने आई है, क्योंकि अभी तक लॉरेंस गैंग में इस तरीके की बातें सामने नहीं आई। जैसे मैंने आपको बताया, पंजाब में जब दीपा की गिरफ्तारी हुई तो उसके संबंध लिंक लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हुए। उसके बाद आप जोया की बात कर ली जाए, जो हाशिम बाबा की पत्नी थी, हाशिम बाबा के मंडोली जेल गिरफ्तार हो जाने के बाद जब वो मंडोली जेल में अपनी सजा काट रहा है, तो उस समय जोया ही पूरे ऑपरेशन को, यानी लॉरेंस बिश्नोई गैंग सिंडिकेट के साथ जुड़कर हाशिम बाबा का पूरा गैंग चला रही थी, उसको गिरफ्तार किया गया और अब खुशनुमा अंसारी को गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये कहा जाए कि जिस तरह से ये गैंगस्टर्स हैं उसमें अब लेडी डॉन का एक बहुत बड़ा रोल पिछले कुछ वक्त से नजर आ रहा है। अभी भी कई गिरफ्तारियां हुई हैं, आने वाले वक्त में कुछ और बड़े एक्शंस हो सकते हैं। वेल रजनीश, आप नजर बनाए रखें, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और चलिए बात करते अगली खबर की। 27 फरवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म यादव जी की लव स्टोरी रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। बढ़ते विरोध के बीच धनारी थाना पुलिस ने फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और हीरो हीरोइन समेत 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जी हाँ, वही यादव समाज के कुछ संगठनों का आरोप यह है कि फिल्म में उनकी आस्था, संस्कृति को गलत तरीके से दिखाया गया है। अब उनका कहना है कि एक यादव लड़की और दूसरे समुदाय के लड़के की प्रेम कहानी को आपत्तिजनक ढंग से प्रस्तुत किया गया, जिससे समाज की छवि धूमिल हो सकती है। इधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहजोई कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने की मांग भी की है। पुलिस ने प्रोड्यूसर संदीप तोमर, डायरेक्टर अंकित भड़ाना और कलाकारों विशाल मोहन और प्रगति तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया। सवाल ये कि क्या फिल्म 27 फरवरी को रिलीज हो पाएगी या विरोध के चलते यहीं पर रुक जाएगी, इसको लेकर के बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पर ये पूरी मूवी को लेकर के जिस तरीके से अभी कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट सामने आ गया है, इसको लेकर के चर्चाएं लगातार की जा रही हैं। साथ ही साथ फिल्म यादव जी की लव स्टोरी अब रिलीज से पहले ही कहीं ना कहीं विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। अनुज कुमार हमारे साथ संवाददाता कनेक्ट है, उनका सीधा रुख करते हैं। अनुज जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये फिल्म की टाइटल को लेकर के जिस तरीके का विरोध हो रहा है, अभी तो रिलीज भी नहीं हुई है फिल्म और उससे पहले ही हम विरोध देख रहे हैं, ये टाइटल का विरोध है या पूरी फिल्म का विरोध है, ये भी बताइएगा। और दूसरी चीज ये कि तारीख जो मुकर्रर हुई है उसमें ये रिलीज हो पाएगी या ब्रेक लग जाएगा? 27 फरवरी 2026 को ये फिल्म रिलीज होने की संभावना है। और इसमें अगर बात की जाए फिल्म में टाइटल को लेकर तो विरोध प्रदर्शन है, पर इसमें जो कहानी दर्शाई गई जिसमें कि एक मुस्लिम लड़का है और लड़की जो है यादव बैकग्राउंड से आती है, और जहाँ पे इस बात का विरोध प्रदर्शन है कि यादव समाज को छवि तो धूमिल की जा रही है, पर लव जिहाद के एंगल को जोड़कर उसको देखा जा रहा है, और उसी लव जिहाद के एंगल को लेकर ही तमाम जिलों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और साफ तौर पे इससे पहले भी अगर फिल्में देखी जाए तो घूसखोर पंडित थी, आदि पुरुष था, उड़ता पंजाब था, विरोध होते रहे हैं, प्रदर्शन होते रहे। पर एक चीज इसमें बड़े गौर करने वाली बात है कि 2027 का चुनाव है और चुनाव से पहले जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जगहों बिल्कुल, ये तमाम तरह की बातें सामने आ रही है प्रोटेस्ट में। क्या माना जाए अनुज, क्या फिल्म का नाम बदला जा सकता है, जैसे हमने घूसखोर पंडित में देखा, इसको लेकर कोई संभावना दिख रही है क्या? अब फिलहाल मुकदमा तो दर्ज कर लिया, फिल्म में टाइटल बदलाव होगा कि नहीं होगा ये तो
कानूनी अपने पहलू हैं, पर इसमें चीजें थोड़ी सी मैं अपडेट भी देना चाहता हूं कि अगर थोड़ी सी सियासत को अगर थोड़ा सा देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी हमेशा चुनाव हिंदुत्व की पिच पर लड़ती है, पर समाजवादी पार्टी यानी विपक्ष के जो लोग हैं जाति आधारित राजनीति करते हैं, और यही कारण है कि यादव जो बेल्ट है और जहां ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो संभल पहला पॉइंट और फिरोजाबाद, संभल और फिरोजाबाद यादव लैंड माना जाता है। और संभल में अगर देखा जाए तो जो मुसलमानों का वोट प्रतिशत है वहाँ 19% है, और अगर फिरोजाबाद की अगर बात की जाए तो मान लीजिए यादव अगर है वहाँ पे तो 19% है। 19 और यादव को अगर कैलकुलेट किया जाए टोटल पहुंच जाते हैं 30 के, तो यानी इस 30% को समाजवादी पार्टी भुनाने की कोशिश करेगी। यही लेकिन अनुज ये वोट बैंक को लेकर तो इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से प्रोपोगेंडा चल रहा है और इसीलिए अब इस फिल्म को लेकर भी एक तरह से बड़े प्रोपोगेंडा के तौर पर इसे देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव का वक्त बहुत ज्यादा दूर नहीं है, अगले साल चुनाव है और अभी से तमाम सियासी समीकरण साधने की कोशिश की जाती है। दूसरी बात ये जरा समझाइए, पहले घूसखोर पंडित जब इसको लेकर विवाद होता है, मामला जाता है, बढ़ता है आगे और फाइनली ये कहा जाए कि नाम बदलने पर जो मेकर्स और डायरेक्टर्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं, तो क्या इस तरह का वही विरोध प्रदर्शन एक बार फिर से नजर आता है? क्या ये एक चुनाव के पहले का एक बड़ा प्रोपोगेंडा है? ये कहा जाए आने वाले वक्त में एक और एक लंबी कतार इस तरह की नजर आ सकती है? अब जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा तो आप देख सकते हैं कि बड़े लंबे मतलब हर स्तर पे प्रदर्शन किया जाए, पर सब खास बात है कि टाइटल चेंज होगा कि नहीं होगा, कैरेक्टर में क्या बदलाव होंगे, क्या उसमें एक्टिंग में क्या समीकरण बदल सकते हैं, तो वो तो आप कोर्ट में जाएंगे, ये याचिका डाला जाएगा। फिलहाल जो मुकदमे दर्ज कर लिए गए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के खिलाफ, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होंगी, पर हाँ टाइटल रिलेटेड कोर्ट का क्या रुख लेते हैं अभिनेत्री जी, तो अनुज ये माना जाए राजनीति इस पर जरूर होगी। यादव समाज को लेकर जिस तरह से कहा जा रहा था टिप्पणी इसमें की गई है, तो कुल मिलाकर इस जाति का विरोध भी देखने को मिल ही रहा है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि यूपी में जब इलेक्शन होंगे तो ये मुद्दा भी काफी गर्माएगा। बिल्कुल लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इसी को लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयास है, सामाजिक जो सौहार्द है वो बिगाड़ने की व्यवस्था की जा रही है। और उसके लिए कहा है कि साफ तौर पे अल्टीमेटम भी दिया गया सिनेमा घरों को और जो भी मल्टीपल सिनेमा घर हैं कि वहां पर अगर फिल्म रिलीज होती है तो उसके अंजाम भुगतने होंगे और विरोध क्या अनुज इसको लेकर अभी तो सिर्फ हमने देखा सिर्फ विरोध प्रदर्शन हुए, क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई है, क्या कोई ज्ञापन दिया गया है अभी तक ऑफिशियली? बिल्कुल अपने जिले के स्तर पर डीएम को ज्ञापन सौंपे गए हैं और उस पर शिकायत दर्ज करा। मुकदमा भी संभल में दर्ज कर लिया गया जिसमें कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर सहित 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। बीएनएस की धारा 253/2 के तहत ये मुकदमा दर्ज हो गया। अब कानूनी पहले इसकी जांच की जाएगी, पर साफ तौर पर जो यादव के संगठन है, जो अलग अलग मोर्चे के संगठन है, उनका साफ तौर पर इस बात का विरोध है कि अगर ये 27 फरवरी को अगर ये रिलीज होती है तो उसके अंजाम भुगतने होंगे और साफ तौर पर चेतावनी भी दी जा रही है। अब अपने अपने स्तर से समाजवादी पार्टी भी इसमें असहज महसूस कर रही, क्योंकि वो जो लैंड है वो वोटिंग लिहाज से यानी निश्चित तौर पर अनुज, और ये जो आप बता रहे हैं इस पर सियासत तो हो ही रही है, लेकिन पिछले कुछ वक्त से हम देख रहे हैं इस तरीके की जो फिल्म सामने आती है जिसमें जाति का जो कहा जाए जिक्र किया जाता है, टाइटल्स में इस्तेमाल किया जाता है, ये कहा जा रहा है कि नैरेटिव होता है, एक कोशिश होती है ये प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स की कहीं ना कहीं कंटेंट में अगर कोई कमी हो तो इस तरीके से ग्लैमराइज उसके टाइटल को किया जाए जिसके जरिए सीधे सीधे जो ऑडियंस है, जो दर्शक है, वो पहुंचे सिनेमा घरों में इंटरेस्ट लेकर के कि है क्या आखिर इस मूवी में देखने के लिए। क्या इसमें भी ऐसा कुछ दिख रहा है? अब बिल्कुल साफ तौर पे अंकित बढ़ाना है और फिल्म मेकर के साफ तौर पे ट्वीट्स भी आए सोशल मीडिया पे, कहा कि फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है और घटना पे आधारित है और उसमें कोई भी लव जिहाद जैसा कोई एंगल नहीं है और जो किरदार है वो किरदारों को उसमें दिया गया। आप पर्दे पे जाएं, पहले फिल्म देखें, उसके बाद विरोध करें। फिल्म से देखने से पहले विरोध करने का कोई मतलब है। अगर किसी की भावनाएं ठेस पहुंचते तो उसके लिए माफी भी मांगी गई है, पर इसमें अगर देखा जाए तो जो संगठन है उनका एक आरोप ये भी है कि जैसे घूसखोर पंडित फिल्म में पंडित डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, एक्टर भी थे, पर इस फिल्म में मतलब यादव जी की जो लव स्टोरी है इसमें ना तो यादव समाज से कोई है और ना यादव समाज से कोई एक्टर है। सभी मतलब नॉन मतलब कैटेगरी से आ रहे हैं, मतलब यादव समाज से नहीं है, गैर यादव से है। तो ऐसे में भी यही सवाल खड़ा हो रहा है कि जानबूझ के क्या यादव बिल्कुल, और यही वजह है कि यहाँ पर अब इसको लेकर राजनीति भी जोरों पर है। वही बात जो प्रोपेगेंडा की, क्या ये जानबूझकर क्रिएट किया गया है? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर बात टाइटल की नहीं, दरअसल उस पूरी स्टोरी लाइन और पूरी
कहानी को लेकर गढ़ी गई है, लव जिहाद को एक बड़े स्तर पर दिखाने की और खासतौर से दो वर्गों के बीच में दिखाने को लेकर सवाल उठने लाजमी भी हैं। जानकारी के लिए अनुज आपका धन्यवाद। ये विवाद आने वाले वक्त में कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल, और इसी के साथ आज के हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।